मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे थे। कार्यपालिका जो कि यानी संघ का एक पार्ट है। संघ यानी यूनियन सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। भाग किसमें है? 5 में है। भाग 5 ही चल रहा है अभी तक, ये मत भूल जाना। अभी तक 4 भाग पढ़े ना। अभी अंदर घुस गए हो तो बाहर का मत भूल जाओ कि उसका जिल्द भूल जाओ। जिल्द क्या है? भाग 5 ही तो पढ़ रहे हैं। भाग 5 में संघ सरकार पढ़ रहे हैं और संघ सरकार में पहला ही टॉपिक चल रहा है अभी। कौन सा? कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक है। अभी इसी में चल रहे हैं। तो हम लोगों ने कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ लिया था? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। और राष्ट्रपति का प्रावधान कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है। अब वैसे तो राष्ट्रपति का कई जो है उसके अनुच्छेद बीच बीच में आते रहेंगे। आप जब सदन पढ़ेंगे लोकसभा, तो वहां भी राष्ट्रपति आएगा, यानी विधायिका का भी मुख्य अंग है, तो इसका जिक्र कई जगह आएगा। और इसके बाद में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का अध्ययन किया। उपराष्ट्रपति को मैंने बताया था एक तरीके से स्टेपनी होता है। ये जो है कार, जिस प्रकार से कार में एक स्टेपनी एक्स्ट्रा लगी रहती है, ऐसे ही ये उपराष्ट्रपति भी है, स्टेपनी की भांति रहता है। क्योंकि भारत में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए किसी भी मायने में। तो जैसे ही रिक्त होता है तुरंत जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, अब हम लोग प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे और उसके मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। भाई अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो है कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति में होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत होगी। लेकिन ये शक्ति कैसी? आभासी है। आभासी क्या चीज होती है? जैसे आज के समय में पैसा चलता है, आभासी पैसा चलता है। मोबाइल में चलता नहीं पैसा कि दूसरे खाते में डाल दिया, कहीं दिख रहा है क्या? लेकिन पैसा चला जाता है। तो ये सब क्या है? आभासी है, जिसका हम आभास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आभासी और सैद्धांतिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका की शक्ति है वो क्या है? आभासिक, सैद्धांतिक या संवैधानिक शक्ति। संविधान में उसको बताया गया है कि ये शक्ति होगी किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कौन सी? कार्यपालिका, यानी कार्य करने की शक्ति। कार्य करने की शक्ति। और राजा अकेले तो कार्य करेगा नहीं, तो राजा की सहायता के लिए पूरा क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। पूरा मंत्रिपरिषद होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का एक समूह होगा। जिस तरीके से रजवाड़ों के समय में जब राजा होता था तो वो अपने दरबार में मंत्रियों की भाई एक सभा होती थी पूरी। राजा बैठता था ऊंचे मंच पे और उसके दाएं बाएं बैठते थे मंत्रियों के समूह। तो डेली उनसे विचार विमर्श, चर्चा होती थी विभिन्न बातों पर। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति, इसीलिए राष्ट्रपति को सिंहासन पर बैठाया जाता है। उसका जो सिंहासन होता है ऊंचा होता है। प्रधानमंत्री उसके क्या है? जो है मंत्री है। भाई प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, अर्थात मेन मंत्री, मेन मिनिस्टर हो गया। और बाकी के मंत्री जो होते हैं वो अन्य प्रकार के मंत्री हो जाते हैं। तो ये सब राजा के क्या? राष्ट्रपति के सब मंत्री होते हैं। तो उसकी सलाह से, यानी जो है जब कार्य करेगा, कार्यपालिका का कार्य करेगा, तो किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक। पूरे कार्यपालिका का जो है मुखिया, आभासी मुखिया राष्ट्रपति होता है। लेकिन 2 प्रकार के मुखिया होते हैं। एक वास्तविक होता है, जो वास्तव में कार्य करता है, वो होता है प्रधानमंत्री, जो वास्तव में कार्य करता है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन आभासी और सैद्धांतिक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति को। तो इसीलिए अनुच्छेद 53 में इस बात को कहा गया है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन अब उसकी
जो है यहाँ पर वास्तविक पावर जो है, वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया प्रधानमंत्री के पास है, जो अनुच्छेद 74 और 75 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए जो कार्यपालिका से संबंधित कार्य होंगे तो वो कार्य कैसे किए जाने चाहिए, तो उसमें सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को। तो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। जिसका मुखिया या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ये अनुच्छेद 74 कहता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है आर्टिकल कि जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। और जिसका प्रधान कौन होगा? मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब ये सलाह जो दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा, पहले राष्ट्रपति के पास कुछ पावर थे, लेकिन इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उनको लगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां जो है छीन ली जानी चाहिए। तो 42वां संवैधानिक संशोधन करके इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 ईस्वी में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उसे राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। इसीलिए मंत्रिपरिषद की सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है, यानी उसे मानना ही पड़ेगा जो भी सलाह देगा। लेकिन बीच में फिर वही जो है सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां और 42वां दोनों आगे पीछे पढ़ा जाता है, और 42वें में जो किया गया था उसका थोड़ा सा काटा गया था यहाँ पर 44वें में, इसलिए ये दोनों जो है जाने जाते हैं एक दूसरे के काट के रूप में। 42वें में क्या गया था? बाध्यकारी होगी। लेकिन जो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया, तो 1978 में ये कहा गया कि बाध्यकारी तो होगी, लेकिन थोड़ा सा इसको लचीला बना दिया जाता है। लचीला अर्थात एक बार जो है राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस कोई भी जो है सलाह को कह दो, ले जाओ भैया एक बार फिर से इस पर विचार कर लो, ये सलाह हमारे अभी मानने लायक नहीं है। तो जो है हाँ, वहाँ पर निलंबनकारी वीटो हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पर वीटो का प्रयोग करके उसे वापस कर सकता है राष्ट्रपति। एक बार जो है वापस कर सकता है, और मंत्रिपरिषद जो है उस पर फिर से विचार विमर्श करेगी, और अगर वही बात, वही इंफॉर्मेशन जो पहले थी दोबारा फिर वही डाल दी और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति इस बार बाध्यकारी होगा, दूसरी बार बाध्यकारी होगा। तो ये 44वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि एक बार पुनर्विचार का मौका दिया जाएगा, थोड़ा सा मतलब राष्ट्रपति को भी एक पावर दे दिया गया कि भैया ऐसा है, एक बार तो तुम वापस कर सकते हो, कोई भी बिल हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो जो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको पुनर्विचार के लिए फिर से मंत्रिपरिषद, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका, और कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। तो पुनर्विचार के लिए उसको भेजा जा सकता है मंत्रिपरिषद के पास। इसी प्रकार से जब बिल बनता है, बिल अर्थात विधेयक जब बनता है, वो कहाँ बनता है? वो बनता है लेजिस्लेचर में, अर्थात विधायिका में, ठीक। तो विधायिका में भी इसी प्रकार से जो है कोई बिल ऐसा होता है, वहां भी राष्ट्रपति को वीटो दिया गया है, वीटो का इस्तेमाल करके उसे पुनः जो है सदन को भेज सकता है वापस पुनर्विचार के लिए। तो 44वें संवैधानिक संशोधन में ये व्यवस्था की गई कि पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेजा जाता है। तो ये सारी बातें कहाँ हैं? अनुच्छेद 74 में। ये सारी बातें कहाँ हैं? अनुच्छेद 74 में। अब अनुच्छेद 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इनकी शपथ का क्या प्रावधान है, और ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, इनके वेतन भत्ते क्या हैं, कार्यकाल क्या है, ये सब कहाँ है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में। अब देखो पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है निश्चित नहीं होता था। मंत्रिपरिषद का जैसे सरकार गठित हुई तो उसमें जो है क्या हुआ कि कई लोगों को मंत्री बना दिया जाता था खुश करने के लिए और जातीय समीकरण बनाने के लिए। तो खर्चे बहुत होते हैं भाई, जितने ज़्यादा मंत्री होंगे उतने ज़्यादा खर्चे होंगे, क्योंकि उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनको सैलरी देनी पड़ेंगी, तो और तमाम प्रकार की जो है सुरक्षा देनी पड़ती है, तो बहुत खर्चा होता है। इसलिए बाद में इसमें संशोधन करके ये कहा गया कि जो सभा
जो मतलब संसद का जो आकार है उस आकार के सिर्फ कितने परसेंट? 15%। सिर्फ 15% मंत्री बन सकते हैं। जो संख्या है संसद में किसकी? सांसदों की। तो सांसदों की संख्या का सिर्फ कितने परसेंट? 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब ये मंत्री परिषद में मतलब कौन कौन लोग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं मतलब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का एक समूह। तो उस मंत्रियों के समूह में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मैंने बताया था कमीना मंत्री, कमीना नहीं कबीना मंत्री, कैबिनेट, हिंदी में कबीना बोलते हैं, अंग्रेजी में कैबिनेट बोलते हैं। कबीना, हाँ कबीना बोलते हैं। ठीक, कैबिनेट मंत्री होता है। तुमने जो है कैबिनेट प्रस्ताव भी पढ़ा था, ठीक है? कहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्रस्ताव आया था? इंग्लैंड से आया था ना। तो वो भी कौन से मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए उसको कहा गया था कैबिनेट प्रस्ताव। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री होता है और एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के जो है मंत्री होते हैं और ये तीनों प्रकार के मंत्री सब क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद कहलाते हैं। ठीक, ये तीनों प्रकार के मंत्री क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। कुछ इस तरीके से आप चित्र बना सकते हो, चित्र में समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं जो है ये पूरा जो है मंत्रियों का ये खेत है। ठीक, अब इस खेत में जो है यहाँ पर तो राजा बैठा हुआ है, यहाँ पर राजा बैठा हुआ, राजा अर्थात राष्ट्रपति। यहाँ पर तो प्रेसिडेंट बैठे हुए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बैठे हुए, राष्ट्रपति बैठे हुए। यहाँ पर कुछ टोपा वोपा लगाए। ठीक, और यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री है। भाई जो कैबिनेट मंत्री होगा वो पावरफुल होगा, वो इसके आसपास इस तरीके से मान लो बैठा हुआ है। ठीक, और उसी में कैबिनेट मंत्री में ही इस पूरे मंत्रिपरिषद का एक मुखिया होगा जिसको क्या कहा गया? पीएम कहा गया। तो ये पीएम क्या होगा? ये कैबिनेट मंत्री ही होगा। पीएम क्या होगा? एक कैबिनेट मंत्री ही होगा जो इन सब का क्या होगा? मुखिया होगा। तीनों प्रकार के मंत्रियों का क्या होगा? मुखिया होगा। इसके बाद इनको सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट मंत्री जो होता है वो हर विभाग का स्वतंत्र अध्यक्ष होता है, हर विभाग का स्वतंत्र। जैसे रेलवे जो है मंत्रालय है ना, रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय का एक विभाग है, उस मंत्रालय का एक मंत्री होगा जो कैबिनेट मंत्री होगा। जैसे इसमें कौन है? वैष्णव करके है ना, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री है, तो वो क्या है? कैबिनेट मंत्री है। उनके पास पूरा जो है रेलवे का जो है स्वतंत्र प्रभार है, रेलवे का स्वतंत्र रूप से जो है। अब कभी कभी क्या होता है, वो मान लो कहीं चले गए या काम ज्यादा है तो अकेले थोड़े नहीं कर सकते हैं, अकेले थोड़े नहीं कर सकते। तो उनकी सहायता के लिए 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब राज्य मंत्री जो होता है उप मंत्री से थोड़ा सा पावरफुल होता है, इसी के पीछे बैठा हुआ है, इसी के कैबिनेट मंत्री के पीछे थोड़ा संख्या में ज्यादा होंगे, राज्य मंत्री थोड़ा संख्या में ज्यादा होंगे। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र प्रभार का, एक होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक, एक होता है स्वतंत्र प्रभार और एक होता है आपका जो है अधीनस्थ। एक होता है अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब जिनके पास स्वतंत्र मंत्रालय नहीं होता है, स्वतंत्र मंत्रालय नहीं होता है। तो स्वतंत्र प्रभार, अब इसको ऐसे समझो राज्य मंत्री को, जैसे जो हमारी पत्नी है, अभी उसी का उदाहरण देके समझाते हैं, दूसरे का पर दे। घर की जो हमारी पत्नी होती है वो क्या होती है? कैबिनेट मंत्री होती है, घर की कैबिनेट मंत्री होती है। भाई उन्हीं के सारे जो सलाह पर, उन्हीं के सारे उसमें तो घर चलता है महिलाओं के इससे। तो अभी जो है मतलब हमारे यहाँ थी वो, तो वो उन्हीं के उस पर सब कुछ चल रहा था, सब घर में यही होता है। अभी वो मायके गई हुई है, अभी वो मायके गई हुई थी और मैं था उस अपने घर का राज्य मंत्री, अपने घर का राज्य मंत्री और अधीनस्थ राज्य मंत्री था, और अधीनस्थ राज्य मंत्री था। और वो चली गई मायके, वो चली गई मायके। अब इनका मंत्रालय कौन संभाल रहा है? राज्य मंत्री मैं हूँ, कैबिनेट मंत्री थोड़े नहीं बन गया हूँ, मैं तो राज्य मंत्री ही हूँ टेम्परेरी समय के लिए। तो अब मुझे स्वतंत्र प्रभार मिल गया है, अब मुझे स्वतंत्र प्रभार मिल गया है। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री हो गया हूँ, जो उनके गृह मंत्रालय को क्या कर रहा हूँ? देखभाल रहा हूँ। रोटी खाना कपड़ा सब जो है, बच्चों की देख रेख
सारा जो है हमारी देखरेख में हो रहा है। तो ऐसे ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, ऐसे ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का होता है। जैसे कैबिनेट मंत्री कहीं चले गए या ज़्यादा काम हो गया या कुछ, तो उस तरीके से स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री उस जो है विभाग को संचालित करते हैं। अब इन सब की सहायता के लिए एक होता है उपमंत्री। कौन होता है? उपमंत्री, जो पीछे स्टेपनी की तरीके से इस तरीके से चिपके होते हैं, जो संख्या में कई होते हैं, तमाम होते हैं। भाई सबको खुश करना है। कैबिनेट मंत्री तो जितने मंत्रालय हैं, हो सकता है कभी कभी क्या होता है, प्रधानमंत्री ही बहुत सारे मंत्रालय को अपने पास रख लेता है। प्रधानमंत्री के पास 2-3 मंत्रालय, 4 मंत्रालय तक हो जाते हैं। कभी कभी वित्त मंत्रालय भी प्रधानमंत्री अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है कई मंत्रालय उसके पास होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री में मंत्री ज़्यादा नहीं होते। अब कैबिनेट मंत्री में भी कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो राजा की खास होते हैं, जिनसे देश जो है हर तरीके से, मतलब जो कोर मंत्रालय होते हैं, जैसे आपका गृह मंत्रालय हो गया, कोर मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ये सब क्या होते हैं? किसी देश के कोर मंत्रालय होते हैं। तो इस मंत्रालय के सभी मंत्रियों का एक आंतरिक समूह बना लिया जाता है, उसी कैबिनेट में एक आंतरिक समूह बना लिया जाता है, जिसको शैडो जो है कैबिनेट भी कहा जाता है, जिसको शैडो, इंग्लैंड में ये प्रचलन है शैडो जो है, और भारत में वैसे जो है इसका प्रचलन ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर किचन जो है, किचन मंत्रालय बनता है, वो किचन कैबिनेट बनाया जाता है। कौन सा? किचन कैबिनेट। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किचन कैबिनेट का, लेकिन किचन कैबिनेट किस तरीके से होता है, मतलब जो मुख्य जो विभाग होते हैं, जो मुख्य मंत्रालय होते हैं, मुख्य जो है भारत के कोर कमेटी होती हैं, तो उनसे मिलकर के, जैसे भारत की अगर बात करें तो अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए। राजनाथ सिंह क्या देखते हैं? रक्षा मंत्रालय, रक्षा देखते हैं, तो रक्षा भी कोर ही है भारत का। और गृह मंत्रालय कौन देखता है? अमित शाह। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब मिल करके, और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो ये सब जो है देश के कोर कमेटी के जो है वो हैं, तो इनको मिला करके किचन कैबिनेट भी बनाया जा सकता है। हो सकता है अलग से चल रही हूँ, इनकी अलग से जो मीटिंग्स होती हूँ, बैठकें होती हूँ, तो ये किचन कैबिनेट होती हैं। ये इसको आप याद करो, वहाँ मुगल में उसके समय अकबर के समय याद करो। अकबर कुछ समय तक पेटीकोट शासन में रहा है, पेटीकोट शासन। तो ये पेटीकोट होते हैं, ये राजा के क्या होते हैं? पेटीकोट सरकार, पेटीकोट मंत्री होते हैं भाई, जो मुख्य रूप से उसके दबाव में होते हैं। तो जो अब राजा कौन है? या राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति को किचन कैबिनेट के जो कोर लोग हैं, वो अपने सलाह से, अपने जो है बातचीत से, या जो करवाना है अपने प्रभाव में रखते हैं राष्ट्रपति को। तो इस तरीके से किचन कैबिनेट कुछ उसी तरीके से, जैसे आपने जो है पेटीकोट सरकार पढ़ी थी अकबर के समय में, कुछ समय तक यानी हरम दल की महिलाओं ने मिलकर के शासन किया था, जिसमें उसकी धाय माँ थी, ठीक है, महामनगा वगैरह, ये सब मिलकर के शासन संचालित कर रही होती थी। तो इस तरीके से किचन कैबिनेट की आप जो है यहाँ पर एक संकल्पना भी की जा सकती है। तो ये हो गया आपका जो है कैबिनेट मंत्री, ये हो गया आपका राज्य मंत्री, ये हो गया आपका उप मंत्री। ठीक, तो ये राज्य और ये कैबिनेट। तो इस तरीके से अब कैबिनेट मंत्री को जो है हिंदी में मंत्रिमंडल भी कहते हैं, हिंदी में इसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं। तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा आकार है, मंत्रिपरिषद एक बड़ा आकार। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा मंत्रिपरिषद हो गया, ये पूरा क्या हो गया? मंत्रिपरिषद। ठीक, और कैबिनेट क्या हो गया? ये आगे वाले जो बैठे हैं यही तो है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आ जाएंगे, और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में जो है शब्द एक जैसे लगते हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हमारे संविधान में सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है, सिर्फ मंत्रिपरिषद नहीं, हाँ उसका मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का सिर्फ 352 अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है कि आपात की स्थिति में राष्ट्रपति जो है सिर्फ कैबिनेट की सलाह लेगा, मंत्रिमंडल की सलाह लेगा। अब मान लो आपात की स्थिति ऐसी हो, अब सभी मंत्रियों से विचार विमर्श नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कोर कमेटी के लोगों से ही राष्ट्रपति सलाह लेगा। तो इसलिए वहां पर सिर्फ एक बार। तो कभी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है,
कहाँ हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का, मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक ही बार, नहीं तो ज्यादातर जो है मंत्रिपरिषद शब्द का ही प्रयोग हुआ है हमारे संविधान में। मंत्रि परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से जो है, अब ये तो हो गए 3 प्रकार के कौन? मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री। अब जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति भाई कहोगे ये तो चुन करके आता है, तो प्रधानमंत्री चुन करके नहीं आता है। हम लोग कहीं प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी नहीं करते हैं कि वोट दे के आए, कौन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो चलो उन्हीं को वोट दे के आते हैं। पहले पता ही नहीं होता है, पहले तो इलेक्शन के समय पता ही नहीं होता कौन प्रधानमंत्री बनेगा ना। हम लोग तो किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, और वो सांसद जो है प्रधानमंत्री भी बन सकता है या कोई मंत्री भी बन सकता है। तो बाद में जब वहां मतलब चुनाव हो जाता है, तो इलेक्शन के बाद जो है लोकसभा का जो है वहां पर बहुमत देखा जाता है कि किस पार्टी का बहुमत है। तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? बुलाता है, कहता है कि अपने में से एक लीडर भेजिए, नाम भेजिए, और उसको हम क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो शब्द में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब प्रधानमंत्री जो नियुक्त होगा वो किसी भी सदन का हो सकता है, वो किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। तो किसी भी सदन, या फिर प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बता रहे हैं, किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है और वो मंत्री बन जाता है तो उसके लिए कंडीशन ये रखी गई है, मतलब प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी मंत्री, किसी भी संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। कितने माह के अंदर? 6 माह के। तो ये कंडीशन याद रखना कि क्या प्रश्न यहां से पूछेगा, क्या जो है कोई सांसद नहीं है तो प्रधानमंत्री बन सकता है? स्टेटमेंट ऐसा पूछा जाएगा कि कोई सांसद ना होते हुए भी, किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री बन सकता है क्या? बन सकता है। दूसरे लाइन में लिखा है कि कम से कम उसे, मतलब अधिकतम 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर ही भीतर उसे जो है किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि 6 माह के भीतर, 6 माह के अंदर ही उसे सदस्य बनना पड़ेगा किसी भी सदन का, राज्यसभा का या लोकसभा का। ठीक, लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। ज्यादातर प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो लोकसभा से होते हैं, और मोस्टली जो है प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखो उठा करके तो ज्यादातर आपके उत्तरी भारत को भी उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगे। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है संसदीय सीट, यानी जो लोकसभा की सीट है सबसे ज्यादा है, राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या के आधार पे ही जो है संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो जनसंख्या हमारे राज्य की ज्यादा है, इसीलिए देखा होगा कि मोदी जी अपना गुजरात छोड़ करके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह से लड़ रहे हैं, और यहाँ इसलिए आकर के बैठ गए हैं कि भैया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दिख रही है सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश को कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को डिनाई नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति बनाना है तो भी उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा उसे, क्योंकि यहाँ पर संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या पे के आधार पे ही यहाँ पर सीट भी ज्यादा है। चाहे आप राज्यसभा की सीट की बात करो, चाहे लोकसभा की सीट की बात करो, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को लेकर ही चलना पड़ेगा। और यही कारण है कि इस राजनीति के चक्कर में उत्तर प्रदेश हमारा अब तक क्या रहा? पिछड़ा रहा है। यहाँ से नेता जरूर बनते हैं लेकिन विकास नहीं हो पाया था। अगर विकास कर देंगे, जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, सब समझने लगेगी, तो ये जो दक्षिण भारत के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ने लगते हैं, उधर ही भगाओ इनको, ये यहाँ क्यों आए हैं भाई, समझदार लोग भगाएंगे उनको। तो इस स्थिति में पब्लिक चाहती है कि पिछड़े रहें, पब्लिक को पिछड़ा, मतलब पढ़ी लिखी नहीं हो पाए। तो इस तरीके से जो है ये 6 माह का कंडीशन। तो यहाँ पर प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए जो है अनिवार्य है? वो अनिवार्य तो है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है, सदन का सदस्य बनने के लिए कम से कम 6 माह का जो है वक्त दिया जाता है। अब राज्यसभा में सिर्फ प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, अब तक राज्यसभा में ज्यादातर लोग, प्रधानमंत्री जितने भी हुए लोकसभा सदस्य सदन से होते हैं क्योंकि वो लोकप्रिय सदन है, और 3 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा से हुए हैं। तो इसको याद रखना, अभी तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहां से हुए हैं? राज्यसभा से। राज्यसभा से सिर्फ 3 प्रधानमंत्री जो है बने हैं।
कौन कौन से? नंबर 1 इंदिरा गांधी, नंबर 1 इंदिरा गांधी, नंबर 2 जो है एच.डी. देवगौड़ा, नंबर 2 एच.डी. देवगौड़ा, और नंबर 3 मनमोहन सिंह, नंबर 3 मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं राज्यसभा से, मनमोहन सिंह 2 बार राज्यसभा से बने हैं, एक बार 2004 में, एक बार 2009 में। ठीक है, तो ये इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये तीनों जो है राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो सब कहां से किस सदन से थे? लोकसभा से। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, इनको आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, प्रधानमंत्री की। अब कभी कभी ये होता है कि कोई भी दल बहुमत में नहीं आया, चुनाव हुआ और कोई दल बहुमत में नहीं आया। बहुमत मतलब 50% से एक सीट ज्यादा जीती हो, वही बहुमत में होता है। जैसे मान लो 200 सीट है तो 101 सीट किसी पार्टी को मिल गई, तब तो वो बहुमत में है, उसको कहेगी, राष्ट्रपति कहेगा कि आ जाओ तुम अपना सरकार बनाओ। ठीक, अब मान लो मतलब कोई दल ऐसा है जिसको 50 सीटें मिली 100 में, यानी एक ही कम रह गया, या 50 की जगह मान लो 100 में अगर उसको 45 मिली, कुछ को जो है 20 मिली, कुछ को 35 मिली, इस तरीके से सीटें मिली, कोई बहुमत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विवेक का इस्तेमाल करता है। यहीं पर राष्ट्रपति की शक्ति जो होती है विवेकाधीन, उसका यूज करता है। राष्ट्रपति विवेक से अपने बड़े पार्टी के नेता को बुलाएगा, बहुमत में नहीं, यहाँ बहुमत की बात नहीं की गई, बड़े जो मतलब बड़ा पार्टी कौन होगा? जिसके पास सांसद ज्यादा होंगे, तो उसको बुलाएगा विवेक से, अपने विवेक का आधार, शक्ति के आधार पर, और कहेगा कि तुम जो है राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए सरकार अपना गठन करो, प्रधानमंत्री बनो और सरकार का गठन करो। लेकिन 30 दिन के अंदर तुम्हें विश्वास हासिल करना है लोकसभा में। कहाँ विश्वास हासिल करना है? लोकसभा में। अगर विश्वास हासिल हो जाता है तो बने रहोगे, नहीं तो फिर चले जाओगे, खत्म हो जाओगे और सरकार खत्म हो जाएगी और दोबारा फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। अब विश्वास हासिल करने के लिए क्या करते हैं? जोड़ तोड़ शुरू करते हैं, खरीदारी होती है। किसकी? सांसदों की, कि दूसरे पार्टी को पैसा दे देकर के करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जाता है कि तुम जब हम फ्लोर पर चलेंगे, वहां पर क्या होता है, जैसे कैटवॉक नहीं करते हैं, देखा होगा कैटवॉक महिलाएं करती हैं, पहन करके जो है साड़ी और ब्लाउज और क्या क्या चलती हैं, दिखाती हैं। तो ऐसे ही वहां फिर फ्लोर पर कैटवॉक होता है। फिर उनके पक्ष में क्या होता है, जो है लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ विश्वास, हम तुम्हारे सरकार के पक्ष में हैं, तुम अपनी सरकार बनाए रहो। तो उसमें खरीद फरोख्त होती है, सिर्फ हाँ कहने के लिए कि हाँ तुम सरकार अपनी बनाओ और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तुमने देखा, बहुत ऐसे समाचार सुना होगा कि ऐसे राज्यों में भी होता है सरकार बनाने के लिए। तो इस तरीके से खेल होता है खरीद फरोख्त का। तो इस तरीके से सरकार जो है 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करती है, 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करती है, तब जाकर के वो सरकार स्थायी हो पाती है। वो भी सरकार स्थायी नहीं होती, सरकार का वैसे अभी कार्यकाल पढ़ेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। चलो, तो राष्ट्रपति की ये नियुक्ति हो जाती है, किसके द्वारा? वो राष्ट्रपति कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अब जो है इसको शपथ दिलाया जाता है। अभी हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और राष्ट्रपति अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर अपने व्यक्ति को नहीं, अपने किसी व्यक्ति को भेजेगा। उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, किसी व्यक्ति जो उसका प्रतिनिधि करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा कि जा करके तुम प्रधानमंत्री को शपथ दिलाओ। ऐसे माना जाएगा कि वही राष्ट्रपति है, उसी की तरफ से आया है व्यक्ति और वो शपथ दिलाएगा। तो उसको शपथ दिलाया जाता है। शपथ किस चीज की दिलाया जाता है? पद की गरिमा बनाए रखना, अपने जो पद की गरिमा और गोपनीयता, जो भी देश की गोपनीय बातें हैं वो सब आपको लीक नहीं करनी है। पता चला मीडिया बैठा करके और कुछ मतलब तुम्हारे पास कितने हथियार हैं, कितने क्या है, सब बता दिए, तो ये सब क्या है? गोपनीयता की बात है। तो ये सारी चीजें आपको बरकरार रखनी है। और राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा रखनी है। यही से प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है संविधान के प्रति निष्ठा रखनी है और संविधान की गरिमा को बरकरार रखना है। और प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए और गोपनीयता बनाए रखने के लिए तो वो शपथ ग्रहण लेता है। ठीक, अब वेतन की अगर बात करें तो वेतन भत्ते जो है, वैसे तो प्रधानमंत्री के इस समय वेतन 2 लाख रुपए हैं, जो नगद की बात कर रहे हैं। बाकी और
जो है सारे भत्ते और बहुत सारे जो है उसके अलाउंस हैं और बहुत सारे जो है सुविधाएं हैं, वो सब अलग छोड़ करके, ठीक। और लेकिन इनके वेतन भत्तों को संसद जो है बैठ करके निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करता है? संसद। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ये लोग आसानी से बैठ करके अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। क्योंकि अभी दिल्ली में केजरीवाल जी जो है बहुत इसके खिलाफ थे कि जो है मंत्रियों पर और विधायकों पर पैसा बहुत व्यय होता है, तो हम लोग की सैलरी कम होनी चाहिए। और पता चला बीच में ही बैठ करके उन्होंने सब अपने अपने जो है सैलरी बढ़ा ली, बैठ करके एक प्रस्ताव पास करके और सैलरी बढ़ा ली। तो इस तरीके से ये अपना बैठ करके, और यहाँ मजे की बात ये है कि ये वेतन भत्ते के साथ साथ पेंशन भी पा लेते हैं। और हमारे लिए जो नौकरी वाले हैं उनके लिए कहते हैं पेंशन खत्म, पेंशन खत्म, तुम लोग बोझ बने हुए हो देश पर, तुम्हारा पेंशन नहीं लेंगे। और ये एक दिन के लिए जो है विधायक बन के, एक दिन के लिए सांसद बन गए तो उनका पेंशन, और एक नहीं, एक बार विधायक बने तो वो पेंशन ले रहे हैं, फिर सांसद बन गए वो भी पेंशन ले रहे हैं, एक दिन के लिए भी बन गए, हट गए तो पेंशन उनका पक्का हो गया, बन गए। ये इतना लेते हैं। और हमारे नौकरी पेशा वालों के लिए कहते हैं भैया तुम एनपीएस में जाओ। अभी कई लोग ऐसे थे जो रिटायर हुए, 70,000 सैलरी पा रहे थे और पेंशन उनकी बन रही 700 रुपये महीने। 700 रुपये महीने में तो मोबाइल भी रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो ऐसे पेंशन मिल रहा है। तो ये अपना अपना वेतन भत्ता संसद बैठ करके निर्धारित कर लेती है, ठीक। कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का वैसे कार्यकाल प्रधानमंत्री का कोई निश्चित नहीं है। जो लोकसभा का कार्यकाल है वही कार्यकाल प्रधानमंत्री, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन बीच में भी प्रधानमंत्री खत्म हो जा सकता है। कैसे? विश्वास खोया नहीं, विश्वास लोकसभा में उसका विश्वास खत्म और पूरा सरकार ही खत्म, तो प्रधानमंत्री भी चला जाएगा। लेकिन अगर विश्वास मत हासिल कर लिया तो फिर उसे राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है अपनी मर्जी से, प्रधानमंत्री को इतना पावर होता है, तो उसे प्रधानमंत्री भी नहीं हटा सकता है। क्योंकि विश्वास लोकसभा से आया, और लोकसभा लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, और जनता ने विश्वास दिया है, लोकसभा ने विश्वास दिया। इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता का विश्वास। जनता चाहती है कि फलाना आदमी क्या बने? प्रधानमंत्री बने, तो उसे राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से उसका कार्यकाल, ये कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या कार्यकाल निश्चित होता है या कार्यकाल जो खाली 5 वर्ष का हो सकता है, क्या हो सकता है? तो अब प्रश्न पूछने के ऊपर है, लेकिन आप सारे डायमेंशन से जो है समझ कर रखो। ये एक इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, लेकिन लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही ये खत्म हो जाता है। अगर शांतिपूर्वक लोकसभा चल रही है 5 वर्ष तक, तो एक 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा, ठीक। और अगर विश्वास खत्म तो इसका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, ये स्थिति रहती है, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री की बात हुई। अब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सलाह कहो या सीधे कह दो कि प्रधानमंत्री लिस्ट पकड़ा देता है कि लो ये फलाने नाम है और ये इनको मंत्रालय देने हैं, ये इनको मंत्रालय, बस उस पर चिरैया बैठाता है राष्ट्रपति, और चिरैया बैठा दिया, बस वो सब क्या बन गए? मंत्री बन गए। तो कहने का मतलब ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तव में मंत्री प्रधानमंत्री के ही चेहरे होते हैं। प्रधानमंत्री जिसको चेहरा बनाकर भेजेंगे वही क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, ठीक। बस खाली कहने को है कि साइन कर दिया राष्ट्रपति ने तो मंत्री बन गए। और शपथ भी इनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे ही सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति बेचारा कितने लोगों को दिलाएगा शपथ? तो एक अपना प्रतिनिधि भेज देता है कि बारी बारी से जाकर दिला के आओ, राज्यसभा में तुम दिला के आओ, लोकसभा में तुम दिला के आओ, ठीक। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसी भी सदन का होता है, ऐसे ही मंत्री भी किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, ठीक। तो किसी भी सदन का हो सकता है। और जो है उसे भी, उसके लिए भी एक कंडीशन है, सदस्य ना भी है सदन का तो भी मंत्री बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी को लगे कि कोई एक राजेंद्र प्रजापति है जो बड़े काम कर रहे हैं इस समय, आजकल फ्री के सेवा पेवा कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में चलो उनका नाम भेज देते हैं शिक्षा मंत्रालय के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं तो उनको शिक्षा मंत्री बना देते हैं। और भैया हम तो अभी एक को इलेक्शन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, खाली इलेक्शन कराए हैं, जाने कितने लोकसभा के 4-5 इलेक्शन करा चुके हैं, 4-5 नहीं, ज़्यादा कुछ बोल दिया नौकरी करते हुए 20 साल हो गई है, तो 3 तो करा ही दिया लोकसभा का।
और विधानसभा का 3-4 करा दिए हैं, प्रधान का ऐसे ही करा दिए कई इलेक्शन। तो इलेक्शन कराने का पूरा नॉलेज है, लेकिन इलेक्शन खुद लड़े नहीं। तो जो है अब हम किसी सदन के सदस्य नहीं है तो हम मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में जो योग्य व्यक्ति होता है जिसको मंत्री बनाया जाता है और वो चुनाव नहीं जीत सकता है लड़ करके, तो उसे फिर राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। मनोनीत करके राज्यसभा का चुनाव भी होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी होता है। अलग अलग कैटेगरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो राज्यसभा तो वहाँ बताएंगे, तो अलग अलग कैटेगरी से चुनाव होते हैं उसमें। तो राज्यसभा का निर्वाचन, जैसे मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, तो पूर्वोत्तर राज्य से उनको वहाँ से जिताया गया था, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव तो जीत नहीं सकते थे, क्योंकि बेचारे बड़े जो है ईमानदार, कर्मठ और बहुत जो है विद्वान आदमी थे। तो विद्वान आदमी कभी जो है उस तरीके से राजनीति और कूटनीति नहीं कर पाता है, उसमें वो जीत नहीं सकता है। तो उसे जो है ऐसे योग्य आदमी को रखना ही था, तो उनको फिर राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और प्रधानमंत्री भी बने। ठीक, तो इस तरीके से जो है उनको शपथ दिलाया जाता है और मंत्री बनते हैं। और मंत्री किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, बस कंडीशन वही है 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना पड़ेगा। अब देखो एक शब्द यहाँ पर लिखा है मैंने, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये मंत्रिपरिषद के लिए लिखा गया है, ये मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, एक सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का। अब ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या बोला है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये शब्द याद रखना, लोकसभा के प्रति, यानी विश्वास जब तक लोकसभा का है तब तक सरकार चलेगी, विश्वास लोकसभा का है। और लोकसभा का विश्वास तभी रहेगा जब लोकसभा में उस पार्टी के मेंबर्स ज्यादा होंगे, उस पार्टी के जिसकी सरकार बनी, तभी तो विश्वास रहेगा। भाई बहुमत होगा, यानी आधे से एक ज्यादा होगा तभी तो बहुमत होगा, तो सबका विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तभी सरकार बनेगी। अगर विश्वास खोया लोकसभा में तो सरकार गिरी, सरकार खत्म, तुरंत सरकार गिरी। इसीलिए कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो जितने मंत्री होते हैं सब किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा। राज्यसभा के लिए नहीं कहा गया है, किसके लिए, लोकसभा। और संसद भी नहीं कहा गया है, संसद में दोनों सदन आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सिर्फ किसके लिए कहा गया है, लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए, लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से। अगर एक मंत्री ने विश्वास खोया तो पूरा मंत्रिपरिषद खत्म, पूरी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए सामूहिक, यानी मतलब इसीलिए इसको कहा गया है कि एक नाव पर बैठे हुए सारे मंत्री एक नाव पर बैठे होते हैं, जैसे नाव डगमगाई तो सारे डूब जाएंगे, यानी सारे एक साथ तैरेंगे और सारे एक साथ डूबेंगे, सारे एक साथ तैरेंगे और सारे एक साथ डूबेंगे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही चीज कहलाता है। इनके वेतन मध्य संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनका भी कार्यकाल उसी तरीके से होता है जैसे प्रधानमंत्री का होता है। मतलब लोकसभा के कार्यकाल तक 5 वर्ष तक, या फिर जो है विश्वास मत रहने तक, जब तक सरकार चल रही तब तक। तो इस तरीके से जो है ये पूरा हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था देखी, पूरा अध्ययन किया है। ठीक, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप हल कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? मोटा मोटी जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि कार्यपालिका, अभी हमारा क्या चल रहा था टॉपिक, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका मतलब नहीं बस 10 मिनट में फ्री करो। तो कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे थे। कार्यपालिका में हमने बताया जो मतलब सैद्धांतिक रूप से पावर है किसके पास है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जो कि अनुच्छेद 74 कहता है। ठीक, और वो सलाह जो है बाध्यकारी होगी, वो सलाह बाध्यकारी होगी 42वें संशोधन से, और पुनर्विचार भी के लिए एक बार भेजा जा सकता है 44वें संशोधन से। और 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, उसकी कुछ बातें की गई है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी, उसको शपथ कैसे दिलाया जाएगा, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होगा, उसका मतलब मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या चीज है, और इसके अलावा जो है उसके कार्यकाल और वेतन भत्ते। तो ये सब जो है किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 75 में। मंत्रियों के समूह को हमने देखा, जो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले और अधीनस्थ, स्वतंत्र प्रभार वाले और अधीनस्थ मंत्री। ठीक, और जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो 15%, कितना परसेंट होगा, 15% आकार होगा। किसका, जो सदस्य हैं, सांसदों की संख्या के 15% के आकार का क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा।
ठीक। और मंत्रिपरिषद में भी जो है मंत्रिपरिषद में भी सबसे पावरफुल जो मंत्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन से? कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल, जिसको क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का हमारे संविधान में सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की जो है उसमें बात की गई है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने जो है कार्यपालिका के इस पार्ट को पढ़ा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब हमारा रह जाता है महान्यायवादी। महान्यायवादी पढ़ते ही कार्यपालिका हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? विधायिका की तरफ। अभी संघ चल रहा है। अनुच्छेद जो है वो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक 151 तक 100 अनुच्छेद है, कोई कम नहीं है।